हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हेन अ यूडीएल लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लॉन्गर देन द स्पान ऑफ द गर्डर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड सेक्शन ऑफ स्पान अकर्स व्हेन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑक्यूपाइज। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि यूडीएल जो है वो स्पान से ज़्यादा है, गर्डर के स्पान से ज़्यादा है, तो हम किस प्रकार से उसको रखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। दो केस होते हैं। ये आपकी बीम है यहाँ पर, ठीक है, ये गर्डर है, ये गर्डर है, और एक यूडीएल लोड है, ये यूडीएल लोड है। इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूडीएल की जितनी लेंथ है वो इसके स्पान से ज़्यादा है। यदि मान लो बीम का स्पान कितना है, 10 मीटर है, तो यूडीएल क्या है, 10 मीटर से ज़्यादा स्पान का है। जो यूडीएल है वो 10 मीटर से ज़्यादा स्पान का है। तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो यूडीएल को कहाँ पर आप प्लेस करोगे, इसके स्पान के लेफ्ट साइड करोगे या राइट साइड करोगे या पूरे स्पान पे रखोगे, या किस प्रकार से आप यूडीएल को इस बीम पर या इस गर्डर पे रखोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं दो केस है, एक तो यूडीएल लॉन्गर हो सकता है देन द स्पान, और एक केस होगा यूडीएल शॉर्टर देन द स्पान। दो केस हो सकते हैं, एक तो यूडीएल छोटा होगा उस गर्डर के स्पान से, और एक केस होता है कि यूडीएल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो क्या होगा, स्पान से ज़्यादा हो सकता है। तो पहला केस हम देखते हैं, यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फ्रॉम द बीम। यदि बीम के वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर मूवमेंट हो रहा है, उसका ट्रेवल हो रहा है, तो प्रेजेंट केस में क्या होगा, इस केस में फर्स्ट केस में लोड विल बी कवर द होल स्पान। ठीक है दोस्तों, यदि बेंडिंग मोमेंट निकालना हमें तो यूडीएल को क्या करेंगे, पूरे स्पान पे रख देंगे। पूरे स्पान पे जब रखेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है। और नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस 2, यूडीएल शॉर्टर देन द स्पान। यदि यूडीएल छोटा है तो हम क्या करेंगे, यूडीएल का स्पान कम है किसके कंपेयर में, जो गर्डर है उसके स्पान के कंपेयर में। आप यहाँ देख सकते हो गर्डर का स्पान कितना है, 24 मीटर है, और जो यूडीएल दिया गया है उसका स्पान कितना है, स्पान 6 मीटर है। इसका मतलब यूडीएल शॉर्टर देन स्पान। द लोड शुड बी प्लेस्ड इन अ वे सो डेट द सेक्शन डिवाइड्स इट इन सेम प्रोपोर्शन एस इट डिवाइड्स स्पान। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो यूडीएल है उस यूडीएल को इस तरीके से रखना है, जैसे सी पॉइंट पे आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सी पॉइंट पे, तो आप यूडीएल को किस तरीके से रखोगे, इस तरीके से रखना है कि आपका जो ए है, ए पार्ट मतलब यूडीएल का लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो उस स्पान को बराबर पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, ए का मतलब ये हो जाएगा, ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए कितना होगा, ए होगा आपका 6 इंटू ये 6 स्पान जितना भी था उसका यूडीएल का, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, इस 8 में और 16 में वो बराबर से उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 8 मीटर के लिए, 8 मीटर के लिए यूडीएल कितना होगा, 2 मीटर यूडीएल, और इधर 16 मीटर है, तो 16 मीटर के लिए अपन कितना लगाएंगे, उससे डबल लगाएंगे, मतलब 4 मीटर। तो हमारा जो यूडीएल है 6 मीटर का, वो 2 मीटर लगेगा इस 8 मीटर के स्पान पे, और जो 4 मीटर होगा वो कहाँ पर होगा, 16 मीटर में। तो हमने बराबर उसको डिवाइड कर दिया स्पान के प्रोपोर्शन में। ठीक है दोस्तों, तो दो केस हमने देख लिए, एक यूडीएल लॉन्गर हो और यूडीएल शॉर्टर हो स्पान से। तो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यूडीएल क्या है, लॉन्गर देन स्पान। ठीक है दोस्तों, इसमें यूडीएल जो है वो क्या है, लॉन्गर देन द स्पान ऑफ गर्डर। तो इस केस में हम यूडीएल को कहाँ रखेंगे, पूरे स्पान पे रख देते हैं, होल स्पान। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, आंसर डी करेक्ट होगा, लास्ट आंसर होगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन यूडीएल शॉर्टर देन द स्पान। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड वाला केस है, जब यूडीएल क्या होगा, शॉर्टर देन स्पान होगा। तो हम क्या करेंगे, लोड को किस तरीके से रखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, अभी समझाया था किस तरीके से रखेंगे हम लोड को। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द लोड पोजिशन शुड बी सच डेट द सेक्शन डिवाइड्स द लोड इन द सेम रेशियो एज इट डिवाइड्स द स्पान। ठीक है दोस्तों, जो सेक्शन है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा डी करेक्ट होगा, आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन अ सीरीज ऑफ व्हील लोड्स क्रॉस अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर एनी गिवन व्हील लोड्स अकर्स व्हेन। ठीक है दोस्तों, कब अकर्स होगा,
तो ये हमने लास्ट भी एक वीडियो जो बनाया था पार्ट 3, उसमें हम डिस्कस किया था। एक हमने लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 45, उसमें भी हमने डिस्कस किया था व्हील लोड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक सीरीज़ है व्हील लोड की, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सीरीज़ है व्हील लोड की, वो क्रॉस कर रही है एक सिंपली सपोर्टेड बीम को या गर्डर को। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर या किस लोड के अंदर वो अकर्स होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन अ सीरीज लोड, ठीक है, व्हेन अ सीरीज ऑफ व्हील लोड्स क्रॉसेस अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर एनी गिवन व्हील लोड। किसी भी दिए हुए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक गर्डर है 24 मीटर और आपको दिया गया पूछा गया है कि 16 न्यूटन के, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, फाइंड बेंडिंग मोमेंट अंडर 16 किलो न्यूटन लोड। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 16 किलो न्यूटन लोड के अंडर कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको कहाँ निकालना है बेंडिंग मोमेंट, ये नहीं बताया गया है, आपको सेक्शन नहीं बताया गया कि कहाँ निकालना है, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि लोड आपको बता दिया कि 16 किलो न्यूटन लोड के अंडर आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस लोड को हम कहाँ पर रखेंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर सेक्शन नहीं दिया गया है कि आपको कहाँ रखना है लोड। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी कहाँ से निकालेंगे, 8 किलो न्यूटन लोड से। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स बार इस डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम दी 8 किलो न्यूटन। यहाँ पर हमने 8 किलो न्यूटन से इसकी रिजल्टेंट की डिस्टेंस हमने ली है। रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इन चारों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे हम, 8 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन, ये 4 लोड है। इसका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 8 किलो न्यूटन से एक्स बार हमने एज्यूम कर ली है। अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस इन सभी लोड को ऐड कर दिया, और जैसे 8 किलो न्यूटन है, इसकी 8 किलो न्यूटन की इसी लोड से डिस्टेंस 0 होगी, तो ये 0 हमने लिख दिया। 18 किलो न्यूटन की डिस्टेंस 8 से कितनी होगी, 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 18 किलो न्यूटन लोड की 8 किलो न्यूटन लोड से कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 × 2। 16 किलो न्यूटन की कितनी होगी डिस्टेंस, 4 मीटर होगी। 12 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी होगी 8 किलो न्यूटन लोड से, 6 मीटर होगी। इस प्रकार से हमने ये मल्टीप्लाई किया, मोमेंट निकाला है डिस्टेंस इंटू लोड से, और यहाँ से जब हमें एक्स बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3.18 मीटर फ्रॉम दी 8 किलो न्यूटन लोड। आप यहाँ देख भी सकते हो, मैंने बनाया है फाइनल डायग्राम। जो रिजल्टेंट लोड है वो कितना होगा, 3.18 मीटर दूर होगा 8 किलो न्यूटन लोड से। अब हमें रखना किस प्रकार से है, हमें इस लोड को यहाँ पर जो बीम है, गर्डर है, इस पर प्लेस कैसे करेंगे हम, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यहाँ पर आर है, और हमें लोड कहाँ पर फाइंड करना है, 16 किलो न्यूटन पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है आपको 16 किलो न्यूटन लोड के अंडर आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो लोड हमें गिवन है और हमने रिजल्टेंट निकाल लिया है, तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट और जो दिया हुआ लोड है उसके सेंटर वाले पॉइंट को कहाँ रख देते हैं, सेंटर पॉइंट पे, बीम के सेंटर पॉइंट पे रख देते हैं या मिड स्पैन पे रख देते हैं। एक बार फिर से समझ लो, जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो लोड हमें दिया गया है, उन दोनों के मिड पॉइंट को आप देख सकते हो, ये मिड पॉइंट बना हुआ है इन दोनों का। इस मिड पॉइंट को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, इस बीम के मिड पॉइंट पे, इस बीम के मिड पॉइंट पे हम प्लेस कर देते हैं। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हम बी देखते हैं। द सेंटर ऑफ द स्पान, ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्पान मिडवे बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड सिस्टम एंड व्हील लोड अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सेंटर ऑफ स्पान, ठीक है, सेंटर ऑफ स्पान पे क्या रखेंगे हम, जो उस लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या हमने जो रिजल्टेंट निकाला उसको ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो हमने जो रिजल्टेंट निकाला है और जो व्हील लोड है उसके बीच में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपको इसमें पूछा गया है कि कौन सी मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। तो हमारी दो मेथड होती है, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है और एक होती है फोर्स मेथड। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, फोर्स मेथड होती है उसमें जो प्राइमरी अननोन होता है वो फोर्स होता है,
और डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो प्राइमरी अननोन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स के नाम लिखे गए हैं कि फोर्स मेथड में कौन कौन सी मेथड्स आती है और डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन कौन सी मेथड आएगी। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हमारा करेक्ट होगा, कॉलम एनालॉजी मेथड होगी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द मुलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मुलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल होता है, जो कि हम आईएलडी बनाते हैं, इस प्रिंसिपल से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम बनाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वो कैन बी यूज्ड टू, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, डिटरमाइन द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। ठीक है दोस्तों। सेकेंड है इसका, इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर टू बी लोडेड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इफेक्ट। और लास्ट दिया गया है, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन। तो हम देखते हैं मुलर्स प्रिंसिपल क्या होता है। द बेसिस ऑफ मुलर्स-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल इज डेट वी कैन फाइंड द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ डिटर्मिनेट बीम बाय। ठीक है दोस्तों, यदि डिटर्मिनेट बीम है, हमारी बीम कैसी है, डिटर्मिनेट है, तो हम क्या करते हैं, रिमूविंग द रिस्ट्रेन कॉज्ड बाय द पैरामीटर डेट वी वांट टू फाइंड द इन्फ्लुएंस लाइन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस भी हमें पैरामीटर पे इन्फ्लुएंस लाइन फाइंड करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। अभी हम समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे इसको, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। सेकेंड हमारा है, देन डिस्प्लेस आर रोटेट द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बाय 1 यूनिट, रोटेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम में इसमें दिया गया है, यदि हम के बी पे हमें क्या करना है, बी जो रिएक्शन है, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी, वहाँ यदि हमें आईएलडी बनाना उसके लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव वर्टिकली रिएक्शन एंड शिफ्ट बाय 1 यूनिट। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में नहीं, प्रिंसिपल जो है इसका मुलर-ब्रेसलॉव, उसमें दिया गया है कि उसको हम क्या करते हैं, रीस्ट्रेन करते हैं। जिस पॉइंट पे हमें आईएलडी बनाना है उसको 1 यूनिट क्या कर देते हैं, हम रीस्ट्रेन कर देते हैं। ये हमने, और उसको ऊपर उठा दिया 1 यूनिट। तो जिस प्रकार से उसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका आईएलडी होगा। आप यहाँ देख भी सकते हो, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका है, सॉरी, जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, जो आईएलडी किसके लिए है, रिएक्शन एट आरबी। सेकंड हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ पर, यदि आपको आर डी, रिएक्शन एट डी पॉइंट, इस पॉइंट पे यदि रिएक्शन के लिए आपको बनाना आईएलडी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको 1 यूनिट ऊपर उठा दोगे। ठीक है दोस्तों, इसको जब 1 यूनिट ऊपर उठाओगे तो यहाँ पर इंटरनल हिंज बना हुआ है, और यहाँ पर ये हिंज क्या है, ये फिक्स्ड हिंज है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 1 यूनिट आप ऊपर उठाओगे तो यहाँ से इंटरनल हिंज से क्या होगा, ये मुड़ जाएगा और बी जॉइंट पे वापस ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका शेप बनेगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का। तो ये हमारा मुलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि आपको मैक्सिमम इफेक्ट निकालना है कि जो रिएक्शन है आर डी पर, रिएक्शन एट पॉइंट डी या रिएक्शन आप आर बी, ये 2 डायग्राम आप देख सकते हो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के। ठीक है, आईएलडी आपके बने हुए हैं, इन्फ्लुएंस लाइन के 2 डायग्राम बने हुए हैं, रिएक्शन एट बी पॉइंट एंड रिएक्शन एट डी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि हमें मैक्सिमम इफेक्ट निकालना है, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम इफेक्ट कब होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम इफेक्ट कब होगा, यहाँ पर होगा रिएक्शन का। ये आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन का मैक्सिमम इफेक्ट होगा। और इस पॉइंट पे आप देखोगे सेकंड वाले केस में, तो मैक्सिमम इफेक्ट कब होगा रिएक्शन का, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2.6, ये सेकंड वाले केस में सी पॉइंट पे। तो हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम लोड भी निकालते हैं, ऑर्डिनेट भी निकालते हैं, और उस आईएलडी का शेप भी निकालते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। हम मुलर-ब्रेसलॉव से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। सेकंड है, इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर टू बी लोडेड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इफेक्ट। तो हम मैक्सिमम इफेक्ट भी उसमें ऑब्टेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है मैक्सिमम इफेक्ट किस प्रकार से हम ऑब्टेन करते हैं। और लास्ट इसमें दिया गया है, लास्ट स्टेटमेंट है थर्ड, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन। तो हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन। तीनों करेक्ट होंगे, तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी करेक्ट होगा, लास्ट करेक्ट होगा। ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम शोन बिलो। ठीक है, ये बीम दी गई है, आपको इस बीम के लिए क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। जो इसका स्पान है वो 1 मीटर दिया गया है, ये 10 मीटर नहीं है, 10 मीटर की जगह इसको करेक्ट कर लेना, ये कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर स्पान है,
और आपको क्या बनाना है इसके लिए, शियर फोर्स डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये लोड है 10 टन का, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे इस बीम के ऊपर। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इसको देखते हैं, हम समझते हैं। ये बीम है, इस बीम में जो लोड है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सी पॉइंट पे। तो क्या होगा, सी पॉइंट पे एक लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा 10 टन का, और एक मोमेंट भी वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। मोमेंट कितना होगा, 10 टन, और ये जो डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 टन लोड है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट कितना हो जाएगा, 100 टन पर सेंटीमीटर, सॉरी 100 टन सेंटीमीटर, और 100 टन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टन मीटर। आप देख सकते हो यहाँ पर लोड को हमने ट्रांसफ़र किया, तो लोड यहाँ पर हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगा और मोमेंट भी साथ में आएगा। मोमेंट कितना होगा, 1 टन मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगी, रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगी, वैसे हॉरिजेंटल रिएक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है जब हम शियर फोर्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉरिजेंटल रिएक्शन यदि आप देखोगे तो कितनी होगी, वो इसके बराबर हो जाएगी 10 टन के बराबर। ठीक है दोस्तों, और जो वर्टिकल रिएक्शन होगी RA और RB, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, या आप कह सकते हो कि 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। सो समेसन वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, समेसन MA इज इक्वल टू 0, और समेसन हॉरिजेंटल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और 3 अननोन है। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। अब हमें निकालना है रिएक्शन एट B एंड एट A, तो हम कैसे निकालेंगे, वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, RA प्लस RB इज इक्वल टू 0 किया हमने, और मोमेंट अबाउट A 0 करेंगे तो RB इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस पॉइंट के अबाउट यदि मोमेंट 0 करोगे तो क्या होगा, RB इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस लोड की या इस रिएक्शन की A से 1 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, तो RB इंटू 1, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोमेंट लग रहा है तो हमने माइनस में ले लिया यहाँ पर, और 1 टन मीटर किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और यहाँ से जब रिएक्शन निकालेंगे तो कितनी होगी, RB 1 होगी और RA कितनी हो जाएगी, -1। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका शियर फोर्स डायग्राम यदि बीम पर, ठीक है दोस्तों ये ध्यान से सुनना आप, यदि बीम के बीच, ये बीम जो सपोर्ट है दोनों A और B सपोर्ट, इन दोनों सपोर्ट के बीच में यदि कोई वर्टिकल लोड नहीं है तो उसका शियर फोर्स कैसे बनता है, कांस्टेंट बनता है, और उसकी हाइट कितनी होती है, रिएक्शन के बराबर। ठीक है दोस्तों, यदि किसी बीम के 2 सपोर्ट के बीच में कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो उसका शियर फोर्स कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, और उसकी जो हाइट होगी, उस शेप की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वर्टिकल रिएक्शन के बराबर 1 टन। तो आपका शियर फोर्स ये बनेगा। और यदि इसी क्वेश्चन में आपको बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता है तो आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD आपको दिया गया है। आप देख सकते हो बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर यदि आप B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर आप निकालोगे C के जस्ट राइट में निकालोगे और जस्ट लेफ्ट में निकालोगे, दोनों पॉइंट में हम निकालते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, द करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द मिडिल कॉलम ऑफ द फ्रेम सो बिलो। ये फ्रेम जो बिलो यहाँ पर दी गई है, ठीक है, इस फ्रेम में आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है। जो मिडल कॉलम दिया गया है, जो बीच वाला कॉलम है, उसके लिए आपको बताना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तो दोस्तों जो बीच वाला कॉलम यहाँ पर है, मिडिल कॉलम है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का बेंडिंग मोमेंट नहीं लगेगा। यदि बेंडिंग मोमेंट नहीं लगेगा तो उसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, इस प्रकार से एक लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे 52 का आंसर क्या होगा, आंसर D करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि देयर विल बी नो मोमेंट इन द सेंट्रल कॉलम या मिडिल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, द रिएक्शन एट सपोर्ट A ऑफ द प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम दी गई है, और कौन सी कैंटिलीवर है, वो प्रोब्ड कैंटिलीवर है। क्यों, क्योंकि उसके जो फ्री सपोर्ट है, यदि कैंटिलीवर का जो फ्री सपोर्ट होता है उसको हम एक सिंपल सपोर्ट से वहाँ पर सपोर्ट दे देते हैं, तो वो हमारी बीम कौन सी कहलाएगी, प्रोब्ड कैंटिलीवर कहलाती वो। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको रिएक्शन निकालना है RB पे, यहाँ पर सॉरी A जॉइंट पे आपको रिएक्शन निकालना है। तो A जॉइंट पे रिएक्शन कितनी होगी, ये जो 1 टन है, ये 1 टन डायरेक्ट किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, 2 रिएक्शन यहाँ पर लगेगी, एक तो यहाँ पर वर्टिकल एक रिएक्शन लगेगी RA और एक रिएक्शन
आर बी। तो यहाँ पर जो 110 होगी वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी, आर बी के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इस जॉइंट पे ही लग रही है तो 110 किसके बराबर होगी, आर बी के। और आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। कैसे 0 होगी, आप वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 करोगे तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आर बी का मान कितना हो जाएगा, आर बी का मान 1 हो जाएगा। और आर बी का मान यदि 1 रखोगे, आर बी की वैल्यू 1 रखोगे तो आर ए कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, रिएक्शन पूछी गई है सपोर्ट ए पर, तो ए पर कितनी होगी रिएक्शन, 0 होगी। और यदि बी पर पूछी जाती तो 110 होगी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। फॉर अनयील्डिंग सपोर्ट्स द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर पार्ट बी सी ऑफ द बीम। आपको बी सी पे बताना है कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो क्या होगी। तो दोस्तों स्लोप डिफ्लेक्शन यहाँ पर अनयील्डिंग के लिए बताना, मतलब सपोर्ट में यील्डिंग नहीं हो रही, सपोर्ट का सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर डेल्टा नहीं होगा। और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यदि बी सी की नहीं निकालते हैं, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको जनरल उसकी स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मैंने बताई थी, जनरल इक्वेशन क्या होती है स्लोप डिफ्लेक्शन की। यदि आपको बी सी के लिए निकालना है, मेंबर बी सी के लिए, तो यहाँ पर जो एंगल होता है थीटा, वो क्या होगा, पहले जो आपने निकाला है, जैसे मेंबर बी सी, तो पहले क्या आएगा, पहले जो अल्फ़ाबेट आ रहा है बी, तो बी के साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाद में आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा सी हो जाता है, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फॉर्मूला होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर ए करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला होता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें आपको पूछा गया है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, इज द सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजिड फ्रेम दी गई है और कैसी है वो, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है, तो हमारा फॉर्मूला होगा R-3 माइनस आर डैश। ये देख सकते हो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए। इस फ्रेम में मेंबर कितने हैं दोस्तों, 2 मेंबर है। ठीक है, वैसे मेंबर की हमें आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ कट। सी का मतलब मैंने समझाया था, आप देख सकते हो ये आपकी बीम क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेम है आपकी, बीम नहीं है, सॉरी, फ्रेम क्वेश्चन में दी गई है। तो इस फ्रेम में दोनों एंड कैसे फिक्स्ड एंड है, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन होगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी और एक यहाँ पर मोमेंट होगा। तो इस जॉइंट में टोटल अननोन कितने हो गए, 3। इसी प्रकार से सेकंड जॉइंट पे भी कितने अननोन होंगे, 3 अननोन होंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट होगा। इस प्रकार से 3 अननोन इस जॉइंट पे भी हो गए, तो टोटल अननोन कितने हो गए, 6 होंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और सी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कट। नंबर ऑफ कट हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक फ्रेम यहाँ पर दी गई है, इस प्रकार से एक फ्रेम दी गई है, ये 3 सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है। तो इस केस में सी का मतलब क्या हो जाता, एक नंबर ऑफ कट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, या नंबर ऑफ बॉक्स कितने होते हैं। सी का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर ओपन कॉन्फ़िगरेशन, या नंबर ऑफ बॉक्स, कौन से बॉक्स होंगे, क्लोज बॉक्स। तो यहाँ पर क्लोज बॉक्स कितने हैं, 1 और ये 2 बॉक्स हैं। तो यहाँ पर इस केस में सी की वैल्यू कितनी होती, 2 हो जाती। लेकिन हमारे इसमें जो फ्रेम है, इस प्रकार की जो फ्रेम दी गई है, उसके लिए सी कितना होगा, 0 हो जाएगा। और आर डैश कितना होगा, आर डैश भी 0 होता है, जो हाइब्रिड जॉइंट के लिए होता है। हाइब्रिड जॉइंट का मतलब ये होता है दोस्तों, हाइब्रिड जॉइंट का मतलब ये होगा, ये एक फ्रेम है, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, ये फ्रेम है, इसके तीनों जॉइंट क्या है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पर यदि मान लो एक इंटरनल हिंज होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरनल हिंज होता है। तो इस केस में आर डैश का मान कितना हो जाता है, आर डैश की वैल्यू हो जाती है, जो इंटरनल हिंज है वो कितने मेंबर से कनेक्ट है, 3 मेंबर से कनेक्ट है, तो 3 - 1। यदि इस प्रकार की कोई फ्रेम होती जिसमें इंटरनल हिंज 3 मेंबर से कनेक्ट है, 1, 2 और 3, तो वहाँ पर आर डैश का मान हो जाता हमारा 3 - 1। लेकिन इस केस में ऐसा कोई है नहीं, तो सी और आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारा जो डी एस होगा वो कितना होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 6 - 3, इसका मतलब 3 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर 55 का आंसर सी करेक्ट होगा, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम। ठीक है, ये बीम जो क्वेश्चन में दी गई है इसमें आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताना कितनी होगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का 3j माइनस आर। ठीक है दोस्तों, 3j माइनस आर, जे का मतलब होगा नंबर ऑफ जॉइंट्स। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 3 जॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं बीम में। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, एक जॉइंट ये है 1 2 और 3 जॉइंट्स हैं। और नंबर ऑफ अननोन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 अननोन होंगे, यहाँ पर एक अननोन होगा वर्टिकल रिएक्शन और यहाँ पर भी एक अननोन होगा वर्टिकल रिएक्शन। तो टोटल अननोन कितने हो गए, 4 अननोन हो जाएंगे। तो यहाँ से जब निकालेंगे हम डी के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 × 3 - 4, तो 9 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, 5 होगी। हमारा आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर डी करेक्ट होगा, लास्ट आंसर करेक्ट होगा। अब हम इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं बीम के ऊपर कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी होगी वो भी हम देख लेते हैं। 5 हुई, टोटल कितनी है, 5 है। तो हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं इस बीम के ऊपर। पहली एक क्या होगी, यहाँ पर एक थीटा होगा, इस जॉइंट पे एक थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, एक थीटा यहाँ पर भी होगा और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। इसका मतलब इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 तरीके से ये फ्री होगा। एक तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल भी होगा, ठीक है, रोटेशन भी हो सकता है इस जॉइंट का रोटेशन भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। और इस जॉइंट में भी क्या होगा, रोटेशन भी होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो टोटल आप क्वेश्चन से भी देख के काउंट कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल कितनी होगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इग्नोर्ड। ठीक है दोस्तों, बीम्स आपको सेम दी गई है, जो लास्ट क्वेश्चन में थी वही बीम है, लेकिन इसमें कहा गया है आपको कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी। यदि एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम इग्नोर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3j माइनस m+r होगा। और मेंबर कितने हैं यहाँ पर, 1 और 2 मेंबर है। और रिएक्शन और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर जॉइंट और रिएक्शन कितने होंगे, 3 जॉइंट होंगे और रिएक्शन कितनी होगी, 4 रिएक्शन होगी। एक यहाँ पर रिएक्शन लगेगी, एक रिएक्शन इस जॉइंट पे, एक रिएक्शन इस जॉइंट पे और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, टोटल 4 रिएक्शन होगी। यहाँ से हम निकालेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, तो कितनी आएगी, वो 3 आएगी। किस केस में, जब हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर किया है। एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर करने का मतलब होगा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, इसका एक रोटेशन होगा, इस जॉइंट का भी रोटेशन होगा और इस जॉइंट का रोटेशन होगा, तीनों जॉइंट के रोटेशन होंगे। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, 3 होगी। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, what is the degree of kinematic indeterminacy of the frame shown in figure if the axial deformation is ignored। ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यदि क्वेश्चन में आता है एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इग्नोर्ड तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूले में यहाँ लास्ट के जो 2 फॉर्मूले हैं, थर्ड और फोर्थ, इसमें 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला दिया गया है एक्सियल डिफॉर्मेशन इग्नोर्ड और एक है जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम कंसिडर करते हैं। तो 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में पूछा गया एक्सियल डिफॉर्मेशन इग्नोर्ड तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एम से उसको माइनस कर देते हैं, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है दोस्तों, और हम डेफिनेशन देख लेते हैं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की डेफिनेशन क्या होती है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसको कहते हैं, और इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी जॉइंट का टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितने हैं। अब वो किस प्रकार से हो सकता है, या तो रोटेशन हो सकता है या उसका लीनियर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसका लीनियर मूवमेंट हो सकता है या उसका रोटेशन हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो वो हमें टोटल निकालना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। इस बीम के केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा एक्सियल डिफॉर्मेशन इग्नोर्ड, डी के इज इक्वल टू 3j माइनस r प्लस एम प्लस आर डैश। आर डैश में आपको समझा चुका हूँ, जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है या इंटरनल हिंज होता है उस केस में आर डैश को हम लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, इंटरनल हिंज नहीं है, तो आर डैश 0 हो जाएगा। हम देख लेते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ जॉइंट्स, एक मिनट, नंबर ऑफ जॉइंट्स इस बीम में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3 × 6,
ठीक है दोस्तों, 3 इंटू 6 हो जाएगी। और आर और एम देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी होगी। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन एक हॉरिजेंटल होगी यहाँ पर, एक वर्टिकल इस पॉइंट पे लगेगी। ठीक है दोस्तों, हॉरिजेंटल वर्टिकल, इस पे वर्टिकल लगेगी और हॉरिजेंटल। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 4 हो जाएगी। नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं वहाँ पर, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ रिएक्शन की यहाँ वैल्यू रख देते हैं 6 और 4। ये 4 और 6 रखेंगे और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो डी के डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 8 होगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 58 का आंसर ए करेक्ट होगा। जब एक्चुअल डिफॉर्मेशन इग्नोर करेंगे तो ए कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम। क्वेश्चन में एक बीम दी गई है, आपको इसमें स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है दोस्तों। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला हमारा होता है r-3 प्लस 3c माइनस r डैश। तो यहाँ पर c तो होगा नहीं, c 0 होगा। नंबर ऑफ कट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ कट की नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब r डैश हम देख लेते हैं और r कितना होगा। पहले हम R देखते हैं, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी होगी, एक रिएक्शन यहाँ पर होगी, एक वर्टिकल यहाँ लगेगी और एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर लगेगी। इन तीनों जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगेगी क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी और एक मोमेंट लगेगा। तो टोटल अननोन कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 प्लस 3, टोटल अननोन कितने हुए, 6 हो गए। तो R डैश की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, हमारे R डैश की वैल्यू यहाँ पर होगी 6 होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, R डैश की वैल्यू कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। R डैश हम देखते हैं, R डैश यहाँ पर जो इंटरनल हिंज है वो कितने मेंबर से कनेक्ट है, 2 मेंबर से कनेक्ट है। एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है। तो R डैश का मान क्या हो जाएगा, 2 - 1। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पोर्टल फ्रेम शोन इन फिगर विल। आपको एक पोर्टल फ्रेम दी गई है और आपको बताना है कि इस पोर्टल फ्रेम का स्वे किस तरफ हो। तो जो स्वे है वो किस तरफ होगा, स्वे होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है नॉट स्वे, सेकंड दिया है स्वे टुवर्ड्स लेफ्ट, थर्ड है स्वे टुवर्ड्स राइट या स्वे आइदर टू लेफ्ट और राइट। ठीक है दोस्तों, इसका स्वे किधर होगा हम देख लेते हैं। इस जो फ्रेम दी गई है, आपका जो लोड लगा हुआ है इसमें, डब्ल्यू लोड कहाँ पर है, सेंटर से राइट डायरेक्शन में है, मतलब सेंटर पे नहीं है। जो डब्ल्यू लगा हुआ वो कहाँ पर है, ए बी के सेंटर में नहीं है। जो ए बी दिया गया है उस ए बी के सेंटर में नहीं है, वो कहाँ पर है, बी पॉइंट के पास में लग रहा है। वो कहाँ पर है, बी पॉइंट के पास है। ठीक है दोस्तों, ये बी पॉइंट के पास में है, इसलिए स्वे कहाँ होगा, इसका राइट डायरेक्शन में होगा। जो स्वे होगा वो स्वे टूवर्ड राइट। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। यदि ये लोड सेंटर में होता है, ठीक है दोस्तों, यदि ये लोड जो W दिया गया है ये ए बी के सेंटर में होता, ये जो ए बी दिया गया है इसके सेंटर में होता, यहाँ पर होता, यदि इस जॉइंट पे होता तो क्या होता, उस फ्रेम का स्वे नहीं होता। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, आंसर ए करेक्ट होगा, नॉट स्वे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हो यहाँ पर कि यदि सेंटर में होगा लोड तो उस फ्रेम का स्वे नहीं होगा। यदि लोड राइट में है तो जो फ्रेम है उसका स्वे टूवर्ड राइट होगा, और यदि जो लोड लेफ्ट में लगता है, ठीक है, तो उसका स्वे कहाँ होगा, स्वे टूवर्ड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर होगा स्वे टूवर्ड राइट। आंसर सी करेक्ट होगा, उसका स्वे कहाँ होगा, राइट की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।